और आज की एक और बड़ी खबर जिस पर चर्चा भी करेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। महबूबा मुफ्ती ने न्यूज 24 से न्योता मिलने की पुष्टि की है और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता शामिल होंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा की संभावना लगातार बनी हुई है। अगस्त 2019 में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से यह पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है और ये पहली बड़ी पहल भी मानी जा रही है। और इस बैठक में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है और शुक्रवार तक जम्मू कश्मीर की 9 राजनीतिक पार्टियों को मीटिंग के लिए न्योता दिया गया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्र ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को भी बुलाया है। ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के भी शामिल होने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 24 से बातचीत में बोली हैं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और मीटिंग के लिए फोन आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो सर्वदलीय बैठक को लेकर उन्होंने कंफर्म किया है कि ये बैठक होने जा रही है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी आसिफ स्वाफ लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बहुत बड़ी खबर है या यूं कहें कि 2 साल बाद ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। खुद पीएम ने इन पार्टियों को न्योता दिया है। देखिए, जो हमारी महबूबा मुफ्ती से बात हुई, उन्होंने कंफर्म तो किया कि उनके पास दिल्ली से फ़ोन आया और उन्हें जो डायलॉग है उसके लिए बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने ये पुष्टि नहीं की कि क्या ये बातचीत प्रधानमंत्री से हुई या किसी और नेता से हुई। लेकिन जो सूत्रों से हमें खबर मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने खुद महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला से, जो PAGD गुपकार अलायंस के 2 प्रमुख नेता यहाँ पर माने जाते हैं, जिनसे जो है गुपकार अलायंस आइडेंटिफाई होता है, इन दोनों के साथ प्रधानमंत्री ने खुद बात की है। और इसकी शुरुआत करीब हफ्ता भर पहले तब हुई थी जब श्रीनगर में 6 महीने के बाद PAGD गुपकार अलायंस की एक बैठक हुई थी। और उस बैठक के समय ही हमें पता चला था कि इस बैठक पर जो है केंद्र की नजर है। उस बैठक में यह तय होना था कि क्या जो PAGD है ये केंद्र के साथ बातचीत का रास्ता खोलेगी। उसके बाद जो है वो कामयाब बैठक हुई थी। उसके बाद बैक चैनल टॉक्स, जो बैक चैनल डायलॉग है, बातचीत होती रही। और कल हमने देखा कि गृह मंत्री ने एक उच्च स्तर की बैठक भी केंद्र में की थी, दिल्ली में उन्होंने बुलाई थी। हालांकि उसके बारे में औपचारिक रूप से कहा गया था कि डेवलपमेंट के बारे में है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पर भी चर्चा हुई और केंद्र ने शायद मन बना लिया है कि 24 तारीख के आसपास जो है वो एक सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर पर बुलाएंगे, जिस पर जो है चर्चा होगी। और उसी संदर्भ में सूत्रों की जो खबर हमें मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने खुद महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से बात की, क्योंकि ये वो बड़े नेता है जिन्हें न केवल धारा 370 के बाद नजरबंद रखा गया था, बल्कि पूरी तरह से लगभग एलिनेट हो गए थे। जो कहा जा रहा था केंद्र की तरफ से कोशिश की जा रही थी जम्मू कश्मीर में एक नई लीडरशिप को उभारने की, शायद वो कामयाब नहीं हुई। और केंद्र सरकार को एक बार फिर से इन्हीं जो मुख्य प्रमुख पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, उनका रुख करना पड़ा और उसी के चलते ये सारी डेवलपमेंट देखी जा रही है। और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद ये सर्वदलीय बैठक हो, क्योंकि सूत्रों के अनुसार PAGD ने भी हामी अपनी तरफ से भरी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने औपचारिक रूप से हमसे बात करते हुए ये कहा कि फोन तो आया है, लेकिन उन्होंने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो बातचीत में शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा जो दूसरा आपने बताया कि अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी, जो हाल ही में नई पार्टी बनी धारा 370 हटने के बाद, और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन, जो पहले PAGD का ही हिस्सा थे लेकिन उसके बाद वो अलग हो गए, उनके पास भी इस तरह की बात पहुंची है और वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं जो 24 जून के आसपास बुलाई जा सकती है। जी, जाहिर सी बात है ये सभी नेता आपस में बात करेंगे, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। मैं लौट रही हूं आसिफ आपके पास। इधर CPM नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता MY
तारिगामी ने कहा है कि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है और देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सभी समस्याओं का समाधान दिल्ली के पास है और कहीं नहीं है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में काफी देर से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है धारा 370 टूटने के बाद, तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के यहाँ पर द्वारा डेमोक्रेटिक सेटअप बने तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, 3 साल के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल, राष्ट्रपति शासन और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, यूटी बनाना, डाउनग्रेड करने, और 3 साल के बाद कोई अगर डायलॉग प्रोसेस होगा तो उस पर विचार जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप इस पर फैसला करेगी जब फॉर्मल इन्विटेशन आता है और किस तरह की वार्तालाप होती है। हम तो डायलॉग में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले पार्टी हैं। तो नेताओं को आप सुन रहे थे कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल बाद एक सियासी बड़ी हलचल अब देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अचानक से इनविटेशन दिया गया है, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्या हुआ कि सर्वदलीय बैठक की अब बात चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी से गुरु प्रकाश जी जुड़ गए हैं। गुरु प्रकाश जी, आपका स्वागत है। अमित रैना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रूट इन कश्मीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, JKPLB से, और सीनियर एक्टिविस्ट हैं इरफान लोन साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी कुमार गौरव को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले कुमार गौरव, आपके पास आ रही हूं। देखिए, मेरी अभी आसिफ से बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर से, वो हमारे साथ मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती से उनकी बात हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बात सीधे प्रधानमंत्री से हुई है। हाँ, कॉल आया है मीटिंग के लिए, सर्वदलीय मीटिंग के लिए। खैर, ये नेता फैसला लेंगे, लेकिन पूरी जानकारी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या है पूरा इनपुट इस बैठक को लेकर, बातचीत को लेकर। देखिए, बिल्कुल केंद्र की तरफ से कोशिश अब शुरुआत एक तरीके से कर दी गई है कि लोगों से बात की जाए, जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, या जो भी पार्टियां वहां पे हैं, उन सबको साथ में लेकर जम्मू कश्मीर के बारे में आगे चला जाए। देखिए, इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। 2 साल लगभग अब कुछ दिनों में होने वाला है जब 370 हटाया गया था, और उसके बाद कल की जो खास बात है, कल 3 बजे से रात 9 बजे तक गृह मंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें IB चीफ, रॉ चीफ, इंटरनल सिक्योरिटी के लोग, जम्मू कश्मीर के DGP और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक कदम जो है वो आगे बढ़ा है, और इस तरह की खबरें, रिपोर्ट सामने आई है कि 24 जून को बातचीत के लिए 16 राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। कुछ लोगों को न्योता गया है, और जिन्हें नहीं गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उन लोगों के पास भी अब धीरे धीरे सरकार पहुंचेगी और सभी स्टेक होल्डर्स को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए बुलाया जाएगा। 2 मुख्य बातें हैं। देखिए, ये जो चर्चा का विषय है, ये कहा जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा और उसके बाद चुनाव की तैयारी। देखिए, आपको याद होगा जब ब्यूरिफिकेशन हुआ था स्टेट का और 370 हटाया गया था, और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के नेतृत्व में, जिन्हें डीलिमिटेशन के ऊपर काम करना था, यानी कि क्षेत्रों को तोड़ना था, जनसंख्या के आधार पर वहां क्षेत्रों को विभाजित करना था, विधानसभा क्षेत्रों को। तो उसका टर्म मार्च में खत्म हो गया, उन्हें 1 साल और बढ़ाया गया है, यानी अगले साल मार्च तक अब उस जो कमेटी है उसका टर्म है। कुल मिलाकर ये जो बैठक होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास का तो मुद्दा होगा ही, कि किस तरीके से विकास को वहां तेजी से चल रही है, या और कैसे तेज किया जा सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया की नजर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पूरी दुनिया की नजर होती है, और 2 साल होने वाला है, तो इस बीच मोदी सरकार ने वहां क्या अचीव किया, इस पे सबकी नजरें हैं। इसलिए केंद्र सरकार भी पिछले दिनों से हरकत में है, लेकिन अब सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। इसके बाद जो बैठक होगी 24 तारीख को, उसमें डीलिमिटेशन को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि डीलिमिटेशन के मुद्दे पे जम्मू और कश्मीर, अभी कश्मीर का एक अपर हैंड दिखता है। जब वहां विधानसभा चुनाव होते थे उस वक्त अपर हैंड दिखता था, और जम्मू में सीटें कम होती थी। लेकिन जनसंख्या के आधार पर अगर तोड़ेंगे तो जम्मू में सीटें बढ़ेंगी, कश्मीर में हो सकता है थोड़ी कम हो जाए। तो इन चीजों पर जो अब खासकर गुपकार अलायंस है और जो रीजनल पार्टियां हैं उनको आपत्ति, तो वो सारी आपत्तियां न रहे, और उसी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 24 तारीख को, आप सोर्सेज के हवाले से खबर है, लेकिन ये धीरे धीरे पुख्ता होता जाएगा। जैसे
जैसे जैसे लोगों को और इन्विटेशन मिलने लगेगा, उन सारी चीजों पर ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा इन सभी के साथ हो सकती है। लेकिन क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अभी हमने निर्णय नहीं लिया है, हम सोचेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद कुछ आगे कहा जाएगा। लेकिन गुरु प्रकाश जी, मेरा सवाल यह है, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि ये इनविटेशन गया है? जम्मू कश्मीर दोनों जगह के नेताओं को आप बुला रहे हैं बातचीत के लिए। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों का भरोसा, हम लोगों का विश्वास एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में रहा है। और पिछले दिनों जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इससे एक संकेत आता है कि लोग भी अब भागीदारी चाहते हैं। लोग सत्ता में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार का इतिहास रहा है, आप दर्शकों का हम उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की सोच क्या है, सरकार की सोच क्या है? सरकार की सोच 3 स्तंभों पर टिकी हुई: पीस, जस्टिस और डेवलपमेंट। जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो हमें समझना चाहिए कि पिछले 2 वर्षों में 28,000 करोड़ का जॉब और स्किल डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एम्स, IIM, IIT का आना हो। जस्टिस की बात करता हूं तो 370 की वजह से महिलाएं, जम्मू कश्मीर की महिलाएं, जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के लोग जो कि वंचित थे, उन सारे कल्याणकारी योजनाओं से जो शेष भारत के लोगों को मिलता था वो उनको मिला है। तो हम लोग एक सर्वांगीण समावेशी विकास कैसे हो, इसके लिए वहां के लोगों के, वहां के स्टेक होल्डर्स, जो वहां के नेता, उनसे चर्चा होनी चाहिए। और हम सब आशान्वित हैं, हम सब आश्वस्त हैं, ये टेबल पे आएंगे और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो राजनीतिक दल है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसमें बहुत कुछ हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा, विकास और न्याय के साथ आगे कैसे बढ़ना है, इसकी चिंता हम लोग है। तो आप कह रहे हैं कि पीस, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पर बातचीत होगी, राइट? इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अब इसके अलावा मुद्दा तो हमें वेट करना चाहिए। वेट करके ओके, लेकिन क्या इतना आसान होगा? नेताओं का हाउस अरेस्ट होना, उसके बाद उनके जिस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं, एक नाराजगी है, क्या लग रहा है आपको? नाराजगी दूर होगी, बातचीत होगी तब तो नाराजगी दूर होगी ना। लेकिन 370 की वजह से एक बहुत बड़ा तबका जम्मू कश्मीर था जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित था। सब जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि वहां की महिलाएं, उनके पास प्रॉपर्टी के अधिकार थे, वहां का वंचित समाज, वहां का ट्राइबल समाज, कि समावेशी सर्वांगीण विकास हो और जस्टिस भी हो, पीस भी हो और डेवलपमेंट भी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हमने देखा है कि लैंड ऑलरेडी एक्वायर किया जा चुका है। अवंतीपुरम में देखा था एम्स का, IIT का, IIM का। तो जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान नहीं होगा, स्ट्रेटजी नहीं होगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अचानक से कॉल गया है, एकदम से हलचल हुई है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया अचानक से। आ रही हूं मैं आपके पास। अमित रैना जी, आप कैसे देख रहे हैं केंद्र से इस कॉल को जो जम्मू कश्मीर गई है? देखिए, बिल्कुल एक किसी भी भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेसी में जब तक सारी पार्टीज मिलकर काम ना करें तब तक शायद डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होती। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। मगर मुझे हैरानी इस बात की हो रही कि जो सरकार कुछ वर्षों से ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और DDC के रिप्रेजेंटेटिव्स को डेमोक्रेसी का पिलर्स मानती थी, पहले डेमोक्रेसी का ग्रास रूट मानती थी और कहती थी कि अब जो जम्मू कश्मीर में नया बदलाव आएगा वो ये लोग लेके आएंगे, तो एकाएक इन्हें उन प्रो पाकिस्तानी, प्रो सेपरेटिस्ट राजनीतिक पार्टियों से क्यों प्यार जाग उठा? ये इसका जवाब शायद सरकार से या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को लेकर कि आप इस मसले पे शांत हो जाइए, इसको सुलझाने का प्रयास करिए, और इसी कारण पाकिस्तान से भी आप कुछ देखें, कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं। क्या ही प्रेशर बनाएगा हम पर? ये क्या बात कर रहे हैं सर? पाकिस्तान के प्रेशर से झुकेंगे क्या हम? विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, विश्व की बात कर रहा हूँ कि विश्व से प्रेशर आ रहा है दोनों पे, भारत पे भी और पाकिस्तान पे, कि आप इस मसले पे जो सब कॉन्टेंट क्या है पाकिस्तान कम करें। क्या है पाकिस्तान इस मसले में? पाकिस्तान को कहने का भी हक है क्या? क्यों जिक्र कर रहे हैं आप पाकिस्तान का? देखिए, अंदर का मसला अंदर की बात कीजिए ना। रिटोरिक करना अच्छी बात है, मगर हम शायद ये भूल जाते हैं कि हम 4 जंग लड़ चुके हैं उनसे। अब जहां तक बात है, मैं आप फिर वही कह रहा हूं, मैं आप ही की बात कह रहा हूं कि क्या इन प्रो सेपरेटिस्ट पार्टीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने ग्राम पंचायत के नेता बनाए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, DDC के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप इनको इन्वॉल्व करिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को नया नेतृत्व दीजिए, एक नया, बिल्कुल नया नेतृत्व दीजिए। इन सेपरेटिस्ट लीडर्स
से अब आप वापस उसी प्री 2019 कश्मीर जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो अब आपको प्रयास करना चाहिए कि जो आपका नया नेतृत्व उभर के आया है आप उसे आगे लाएं और उन्हें जिम्मेवार बनाएं कश्मीर में जमहूरियत वापस लाने के। गुरु प्रकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए बिल्कुल, हाँ मैं रैना जी की बातों को सुन रहा था और लार्जली उनसे सहमत भी हूँ कि जितने स्टेक होल्डर हमारे ग्राम पंचायत के नेता हैं उतनी ही स्टेक होल्डर वहाँ की स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है और केंद्र सरकार इसमें सेलेक्टिव नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक पीस की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ अमित भाई से कि देखिए टेरर इंसिडेंट में 80% से अधिक की गिरावट आई है कि नहीं आई है, शांति बहाल हुई है कि नहीं हुई है, विकास की योजना आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक बार सबको साथ लेकर के सबसे बातचीत करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन में पहुंचा जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कुछ सोचा है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे मंशा है कि भाई एक दीर्घकालिक एक लॉन्ग टर्म वहां पर पीस कैसे स्थापित होनी चाहिए। अहमद अयाज साहब, आपका क्या कहना है, कैसे देख रहे हैं सर इंपॉर्टेंट कॉल को जो केंद्र से आई है? एक चीज बहुत अच्छी डेवलपमेंट है ये कि 2019 अगस्त 19 के बाद आज पहली बार 2 साल के बाद इस दौरान बहुत खींचातानी रही सेंटर और यहाँ के लोकल जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज है बीजेपी को एक खींचातानी रही और आज का जो बातचीत का सिलसिला जारी हुआ एक अच्छी डेवलपमेंट है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शायद 2 मुद्दे हैं। एक ये कि इस वक्त यात्रा का मसला है, खैर वो तो के साथ जुड़ा हुआ है, वो सिक्योरिटी देख लेगी, और दूसरा जो है वो डिलिमिटेशन का इशू है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एडजस्टमेंट करना, और उस इशू के लिए लोकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज को इत्मीनान में लेना बहुत जरूरी होगा। तो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा मसला होगा। लेकिन अब मसला सबसे बड़ा पैदा ये हो रहा है कि क्या बीजेपी उन्हीं लोगों के साथ ये मसला सुलझाएगी जिनको 2019 के बाद जिन्होंने ये कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जो या ना डेवलपमेंट होने का या करप्शन यहाँ होने का सबसे कारण जो रहा है वो यहाँ की सियासी पार्टियां रही है। तो क्या बीजेपी उन्हीं के साथ आज की विकास की बात करेगी, रिऑर्गेनाइजेशन इसका जो डिलिमिटेशन की बात करेगी, या और भी कोई मुद्दे जो है उनके पास, इन्हीं लोगों के साथ बात करेगी तो आज तक ये तासुर दिया और उन्होंने बयानन कहा, उन्होंने बार बार कहा कि यही जो पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर में, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिम्मेदार है यहाँ की हालात खराब होने में, यहाँ की डेवलपमेंट ना होने में, यहाँ के करप्शन में। तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है बीजेपी के लिए कि किस सोच के साथ वो ये पार्टी को अब एतमाद दिया। ठीक है, इसका जवाब मैं जरूर लेना चाहूंगी। गुरु प्रकाश जी, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आप ही लोग कहते थे इन पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है आपने कि इन पार्टियों ने विकास नहीं होने दिया, डेवलपमेंट नहीं होने दिया। आज उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर आप विकास की बात करने वाले हैं क्या? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिचुअल होती है। हम लोग तो कांग्रेस के खिलाफ भी आलोचना करते हैं, जहां गलत होते हैं हम आलोचना करते हैं, चुनाव के दौरान 2-2 हाथ भी करते हैं। इसका ये अर्थ थोड़ी नहीं कि हम लोग संसद के साथ करेंगे नहीं। यहाँ बिहार में हम लोग राष्ट्रपति पद का विरोध करते हैं तो इसका ये अर्थ थोड़ी ना कि विधानसभा में साथ में बैठे। ये जो भी कहिए, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व होता है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के हम सब भाग हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स, उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना की थी जहां सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी राय सुनी जाएगी। तो राय मशवरा का ये दौर चलता रहता है। इसको निश्चित रूप से एक एडवर्सरियल अप्रोच के रूप में कि हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, ये उचित नहीं है। तब परिस्थितियां कुछ और थी। 2019 के बाद जो हमारे दोस्त यहाँ कर रहे हैं, तब परिस्थितियां कुछ और थी, तब एक ड्रास्टिक कदम उठाया गया था। लेकिन आज जब पीस बहाल हो चुकी है, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट हो रहा है, तब परिस्थितियां कुछ और है। और आज अगर हम सब मिलकर के एक इंक्लूसिव अप्रोच, ये कई चुनावी तैयारियों के तहत तो नहीं है गुरु प्रकाश जी, इतनी सफाई से आप बात कह रहे हैं इस वक्त? जी, चुनावी तैयारियों के तहत तो नहीं है ये सारी हलचल? अब देखिए, अब बैठक में क्या होता है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी कुछ प्री कंसीव करना उचित नहीं। रैना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस अमित जी बोलिए। मैं देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सर्टेन माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती हैं, खासकर गुप्कार अलायंस हो या सज्जाद लोन हो या अल्ताफ बुखारी हो। जो स्टेट के पिछड़े हुए वर्ग हैं, खासकर जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो आए हुए रिफ्यूजी या कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, उनको लेकर क्योंकि उनका पॉलिटिकल
नंबर बहुत छोटा है तो उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री इन 3 कम्युनिटीज के लोगों को भी ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाएं और उनसे विचार लें, उनसे विचार विमर्श करें और उनके इनपुट लें, ताकि अगर आपको जम्मू कश्मीर का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो हर समुदाय, हर वर्ग तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ये अपीजमेंट की पॉलिसी जो वापस शुरू कर रहा है कहीं ना कहीं सरकार, बिल्कुल सही कहा फयाज साहब ने कि आपने महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी कहा है, आतंकवादी की बेटी का, आपने तकरीबन 1 साल उनको जेल में रखा और आज आप जमहूरियत के नाम पे कह रहे हैं कि हम उनसे बात करने को तैयार है। कल आप किसी आतंकवादी संगठन से बात करने को तैयार हो जाएंगे जमहूरियत के नाम पे। तो ये छलावा नहीं चलेगा। आपको, अगर आपने स्ट्रेंथन करे हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी के वर्कर्स, आपने नई पहल करी है जम्मू कश्मीर में जो स्वागतनीय है, आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा और आपको एक्चुअल फीडबैक ग्रास रूट वर्कर से लेना पड़ेगा। ये 2022 के इलेक्शन की तैयारी के संकेत है। और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में जो बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज तो खुद ही नहीं आई। जो पिछले फरवरी में मीटिंग हुई उसमें 5 एमपी में से 3 एमपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता, आप उसे जबरदस्ती क्यों खींचना चाहते हैं? उनका एजेंडा तो बड़ा क्लियर है और इस एजेंडे को वापस रिवाइव करने का प्रयास ना करें। ये जो सवाल गुरु प्रकाश जी मैंने उठाया वही अमित रैना ने उठा दिया। देखिए, अमित जी कह रहे थे कि वेस्ट पाक के जो रेफ्यूजीज आए थे, वेस्ट पाक के रेफ्यूजीज को अभी कॉम्पेंसेशन किसने दिया है? हमारी सरकार ने दिया है और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हम लगातार उनकी आवाज को बुलंद करते आए हैं और जब हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की बात करते हैं अमित जी, तो सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं करते हैं। हम एक सर्वांगीण समाज से चर्चा और विमर्श करने को तैयार है। आज की इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर है और इस खबर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब रीड्राइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात होगी, परिसीमन की बात होगी, डिलिमिटेशन की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमारे विरोधी हो या समर्थक हो, बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। नहीं। उनका सवाल यह है अमित जी का कि अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो तमाम तबकों से लोगों को बुलाइए, राजनीतिक चर्चा क्यों? फिर ये वो लोग हैं जिनको आपने 1 साल तक हाउस अरेस्ट करके रखा, तब आतंकवादी का तमाम स्टेटमेंट आई थी, आप उन लोगों के साथ ही बातचीत कर रहे हैं, तो इसीलिए चुनावी चर्चा ज्यादा लग रही है। जो अमित रैना, राइट अमित रैना जी, यही पूछना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये चर्चा जो है ये सामने आई है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैक 2 या सिविल सोसाइटी डिस्कोर्स चलता रहता है। सेमिनार के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से सरकार इनपुट लेते रहती है। हम सब ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि सरकार से दूसरी डायलॉग के माध्यम से बात करते हैं? सरकार लगातार संपर्क में है। मैं तो कहता हूं अमित रैना जी यहाँ बैठे हैं, अगर आप कुछ अपना इनपुट भेजेंगे तो सरकार स्वीकार करेगी इसको। मैं लाइव टेलीविजन शो पे आपको ये कह रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपके मन में कुछ आइडियाज, आपके मन में कुछ इनपुट है तो आप लिख के भेजिए ना, वो भी सरकार सुनेगी। सरकार के यहाँ सब कुछ सुनवाई हो, चाहे हमारे विरोधी हो या समर्थक हो। नहीं, अचानक से आइडियाज वेलकम किए जा रहे हैं उन नेताओं को जिनको अब तक आप कोसते रहे, हाउस अरेस्ट करके रखे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, अहमद अयाज साहब संतुष्ट हैं? मिल गया आपको अपना जवाब? क्योंकि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है तो उसमें हमेशा वो वेलकम करते हैं सभी को। नहीं, मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं समझ रहा हूँ कोई मजबूरी है बीजेपी वक्त, क्योंकि जिस क्या मजबूरी हो सकती है? आपको क्या लगता है क्या मजबूरी हो सकती है? के साथ उस वक्त बीजेपी ने ये तासुर दिया और अनाउंस किया कि भाई यही लोग हैं, इनको जेल में हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको बाहर नहीं आने दिया, यही लोग जिम्मेदार है। तो एक मैसेज चली गई कि शायद किसी न किसी हद तक यही लोग जिम्मेदार है ये सारे मामले के लिए, चाहे यहाँ मिलिटेंसी को जैसे बताया गया, चाहे यहाँ करप्शन, चाहे डेवलपमेंट ना हुई, तो एक तासुर दिया गया कि यही लोग जिम्मेदार है। तो उसके साथ साथ यहाँ के पंचायती इलेक्शन भी हो गए। और अब मसला ये है कि जब पंचायती इलेक्शन हो के एक दूसरी लीडरशिप डेवलप होगी इन द फॉर्म ऑफ BDCs, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन एंड DDCs, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन एंड नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन समेत तमाम नेता बातचीत के लिए जाते हैं तो फिर कैसे देख रहे हैं आप? ये वही नेता हैं जो कोस रहे थे अब तक सरकार को। नहीं, वो तो वही अपनी बात कहेंगे। उनका मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का तो मसला नहीं है, डेवलपमेंट के लिए बाकायदा टायर्स दिए गए हैं, लेकिन ये जो लग रहा है ये लिमिटेशन का इशू है, ये स्टेटहुड का इशू नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटहुड के लिए ऑलरेडी बीजेपी ने अनाउंस करके रखा है कि हम उसको अप्रोप्रिएट वक्त कर लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता डिस्कशन हो जाएगा। डिस्कशन अगर होगा तो वो लिमिटेशन का ही इशू होगा। और आप लिमिटेशन में सिर्फ यही लोग क्यों इन्वॉल्व है? जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पंचायती राज टाइम या यहाँ DDC चेयरमैन हो गए, यहाँ BDC चेयरमैन,
के, वो भी ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, तो उनके साथ मशवरा क्यों? ठीक है, वो भी तो कश्मीरी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इरफान हाफिज टोल साहब। इरफान साहब, आप देर से जुड़े हैं, लेकिन हम उस कॉल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट में लौट रही हूँ सर आपके पास। जो केंद्र से गई है जम्मू कश्मीर, दोनों तरफ के नेताओं को इनवाइट किया गया है बैठक के लिए, बातचीत के लिए, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं यही कहूंगा कि हमने बहुत पहले से फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी देखी है सरकार की, जिसमें हमने देखा है, हम चाहते, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने हमेशा यह माना है कि जो डायलॉग है, डायलॉग लीड्स टू ए रेजोल्यूशन, बातचीत ही एक विकल्प है। देखेंगे कि हम कहीं समय से देख रहे हैं कि भारत सरकार की जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही है कश्मीर पे, और उसी कारण शायद डॉक्टर करण सिंह जो यहाँ के पूर्व सदर रियासत थे, उन्होंने कहा कि वो कहीं पुस्तकें लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने कितनी गलतियां की कश्मीर पे। तो कहने का मतलब ये है कि कल तक, और यही लोग, भारत सरकार कहती थी कि जो भी कश्मीर में समस्या है, भ्रष्टाचार है, जो भी कश्मीर में तनाव है, उसके यही लोग रिस्पॉन्सिबल है, और वो ये कहते थे कि ये दोषी है, इनको दंडित किया जाए, इनको सजा दिया जाए। और आज अच्छी बात है, लेकिन भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आप देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस भारत सरकार का जो तब रहा कि हम 370 को क्यों रिमूव कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा कारण ये भी दिया कि यही रिस्पॉन्सिबल है। तो आज आप देख, इन्हीं लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें लग रहा है कि सरकार की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। सरकार का जो हमेशा जो रहा है कश्मीर, वो फ्लिप फ्लॉप है। कभी वो कहते हैं कि भाई कश्मीर में केवल एक वायलेंस का मुद्दा है और हम ये बिल्कुल इंटरनल मुद्दा है, फिर आप देखते हैं कि वो पाकिस्तान से भी वार्ता करते हैं, भारत सरकार फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी बात करती है। तो हमने यही देखा है कि भारत सरकार जो है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कश्मीर पे, फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, और भारत सरकार है एक्सपोज हो चुकी है। कल मैं जवाब ले लेती हूँ, गुरु प्रकाश जी जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। भारत सरकार ने तब फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का विरोधी कानून नहीं है, वहां पर सूचना का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसी कारण हम इस धारा 370 को हटा रहे हैं और ये राजनीतिक लोग रिस्पॉन्सिबल है। आज हम आपको कहना चाहते हैं कि हमने तब भी कहा, आज भी कहते हैं कि वो जो भारत सरकार का निर्णय था गैर जमहूरी और गैर आईनी था। ठीक है, गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि मतलब अगर बात करें तो हमारे ऊपर हम गाली सुने, बात ना करें तो हम आलोचना सुने, ये उचित नहीं है ना। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको इसके ऊपर कंसिडरेशन करना पड़ेगा। और मैं भी सुन रहा था जो कश्मीर एक्सपर्ट हमारे बैठे हैं पैनल पे, फ्लिप फ्लॉप की क्या बात हो रही है। 2014 के पहले फ्लिप फ्लॉप रही है, 2014 के बाद मुश्किल इस प्रकार की फ्लिप फ्लॉप रही है। हम लोगों ने कहा था, और हम लोगों ने ये आज कहा है क्या कि 370 हटेगा? हमारे पार्टी की स्थापना के समय हम लोगों ने कहा था, हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ने शहादत दी थी इसके लिए। तो अब ये बात कहना, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, इन 3 आधार पे हम कश्मीर की समस्या का समाधान निकालेंगे, और हम उस तरफ अग्रसर हो चुके हैं। विकास की इतनी सारी योजनाएं, न्याय संगत विकास कैसे हो, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़े बोल रहे हैं कि 80% तक टेरर इंसिडेंट में गिरावट आई है। हमारे जो हताहत होते थे जवान, हमारे जो जवान शहीद होते थे, उसकी संख्या में भी कमी आई है। तो ये कह देना सीधे सीधे कि हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आप कहते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार में शामिल है, तक इस चर्चा की बात के खिलाफ भ्रष्टाचार मैं आप सबकी शिकायत सुन के मैं उसका बिंदुवार उत्तर देना चाहता था। नहीं देखिए, मैं आप सबकी शिकायत का मैंने नोट लिया है और मैं बिंदुवार उत्तर ही देना चाहता था। इसीलिए इस प्रकार का आरोप लगाना ठीक नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप है। सरकार का एक इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इसके तहत हम सारे के सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। ओके,
ठीक है, एक आसिफ से मैं जवाब चाह रही हूँ। कौन कौन डिफाइन करते हैं आप ठीक है, स्टेक होल्डर्स? एक मिनट आ रही हूँ। अगर आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं तो आपने सोशो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बुलाए हैं, आपने समाज के लीडर्स नहीं बुलाए हैं, आपने सिर्फ राजनीतिक लीडर्स बुलाए हैं। तो ये विकास जो है, ये क्या सिर्फ इकोनॉमिक विकास है कि ये विकास कल्चरल है और बाकी तरीका का विकास भी है? बिकॉज आज जो लग रहा है सिर्फ पॉलिटिकल विकास की बात हो रही है, इसमें इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक विकास की बात नहीं हो रही है। गुरु प्रकाश जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अभी आप कश्मीरी माइग्रेंट की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे आंकड़े गिराना नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूर करेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट मैंने बात नहीं करी, मगर बताइए। 12,588 नहीं, अब बात करनी होगी ना। आप सीधे प्रश्न करा करते हैं, बिल्कुल करिए। सरकार काम करे तो दिक्कत, सरकार काम ना करे तो दिक्कत। सरकार बताइए, अगर चलिए गुरु प्रकाश जी आपने बात छेड़ दी तो बताइए, कश्मीरी विस्थापितों पे क्या ब्लूप्रिंट है सरकार का? सरकार का ब्लूप्रिंट मुझे ठीक है, एक मिनट। गुरु प्रकाश जी, नहीं, ऐसे बात नहीं होगी आपस में, ऐसे बहस करके बात नहीं होगी। एक मिनट आसिफ, एक सवाल ये है कि मैं इस पर कंफर्म करना चाहती हूँ आपसे कि ये कॉल केंद्र, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा, अभी कंफर्म नहीं किया है कि ये पीएम ने कॉल की है, लेकिन वो ये कह रही है कि केंद्र की तरफ से कॉल आई है उनके पास, या पहल महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है? देखिए, ये आपको जानना पड़ेगा कि ये जो कॉल आई है, ये कोई अचानक एकदम से केंद्र सरकार की तरफ से कॉल नहीं हुआ है। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस चला है और इसकी शुरुआत, इसका जो संदर्भ है वो पूरे 2 साल, जो 22 महीने बाद धारा 370 2019 अगस्त में हटी थी, उसके बाद किस तरह से घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में हुआ, क्या सब चीजें हुई, वो सारी इसके बैकग्राउंड में देखी जानी चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये आपको देखना होगा, जो यहाँ पर डीडीसी के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए, उसमें पीएजीडी जो गुपकार अलायंस है, वो सबसे बड़ी जो है उनकी जीत हुई थी। उसमें सबसे ज्यादा पार्टियां, सबसे ज्यादा सीटें उनको मिली थी। हालांकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनी थी जो सबसे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गई थी, लेकिन पीएजीडी जो ग्रुप अलायंस था, उसको डीडीसी में सबसे ज्यादा जो है सीटें मिली थी। उसके बाद जो केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाते समय बातें कही थी, करप्शन से लेकर जो डेवलपमेंट को लेकर, वो सारी जो इन 22 महीनों में चीजें हैं, उसमें खास कोई असर देखने को नहीं मिला। ना तो कुछ कोई यहां पर जादुई डेवलपमेंट देखने को मिला, और ना ही जो है करप्शन में उतनी कोई कमी देखी गई, बल्कि कई इलाकों में कहा जाता है कि करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और उसके साथ साथ मिलिटेंसी की वारदातें भी। चलिए ठीक है आसिफ, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। खैर, ये तो मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा, और देखते हैं कि तमाम नेता क्या फैसला लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।